रात के 10 बजे आप यहाँ पे खड़े हो, तो प्लीज़ कभी जाके सोचना कि 70% जनता हमारी आज भी आज़ादी के बाद जानवरों की तरह रह रही है। स्टार्ट मैं भट्टी जी की बात से ही स्टार्ट करना चाहूँगा कि इट्स नॉट कोविड-19 which has, no, because of COVID-19 our health system has not collapsed. Our health system has not collapsed because of COVID-19. COVID-19 has just exposed our already collapsed health system. It was nowhere यार, I'm telling you. जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात की जाती है, कहते हैं जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन होता है हमारा, वो हमारे देश में वाइट एलिफेंट की तरह काम करता है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो खुद कहा करते थे कि हमारे उत्तर प्रदेश के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मुर्गियां पलती हैं। बहुत चेंज नहीं आया है 5 सालों में। कहानी आते आते आखिर में अब्बा जान पे ही अटक गई है। बहरहाल हम लोग आज हेल्थ पे ही बात करेंगे। कुछ डेटा है जो इन्होंने आपको समझाए हैं, उसको मैं थोड़े से चेंज करके बताना चाहूँगा आपको। जैसे इन्होंने कहा कि डॉक्टर भट्टी ने कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है मिनिमम 5000 के बीच में, पॉपुलेशन के बीच में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। सॉरी 30,000 और एक सब सेंटर जो है 5000 के बीच होना चाहिए। पूरे इंडिया में 1.6 लाख सेंटर हैं, 26,000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं। अप्रैल मई में जो बड़े बड़े शहरों में देखा, एक सुनामी आई थी। इट वाज लाइक डिजास्टर एंड फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री द मेट्रोज, द दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलोर, लखनऊ, कानपुर, द बिग cities, first time they felt that health is something is to be talked about. First time the elite class which thinks that whenever they need the health system, whenever they need a doctor, whenever they need a bed, whenever they need any medicine, whenever they need oxygen, they can throw money, they can get best doctors. But no, that was not there. They struggle for bed, they struggle for medicine, they struggle for oxygen. Millions die. We don't have data. I agree with you. पर अभी यूपी में एक डेटा आया है कि हर गांव से 10 लोगों की डेथ हुई है। और यूपी में 1 लाख से ज़्यादा गांव हैं। सत्तर % हमारी जनता, 70%, बहुत से लोग, आप लोग भी रूरल एरिया से होंगे। मैं जो कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, और आप अगर उस बात को समझ गए तो आप शायद इस बात को उठाओगे, क्योंकि आप यंगस्टर हो, आपको ही उठाना है। आप अगर जब तक नहीं बोलोगे, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। जिस बोर कमेटी की इन्होंने बात की है, पता है कब वो लागू हुआ था? यूनिवर्सल हेल्थ फॉर ऑल 1946 में। हमें आज़ादी मिलने से पहले बोर कमेटी ने ये बनाया था कि यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम आएगा। बाबा साहब ने संविधान 1949 में जब अडॉप्ट किया गया और 1950 में जब पास किया गया तो बोला कि राइट टू हेल्थ केयर होना चाहिए। हेल्थ केयर इज़ अ फंडामेंटल राइट, बट इट्स नॉट फंडामेंटली राइट। 70% हमारी जनता जो अप्रैल मई में सुनामी, जो एलाइट क्लास, जो मेट्रो सिटीज़ ने झेला है, वो रोज़ झेलती है। एवरी डे दे फील द सेम पेन। किसी की डिलीवरी होनी है, कोई छत से गिर गया है, किसी को हार्ट अटैक आ गया है, किसी के घर में किसी को पेट दर्द हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर है। कहाँ जाएगा बंदा रात के? मैं बता दूँ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाएगा, दैट वाज बी क्लोज्ड। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर पे जाते जाते उसको बताया जाएगा कि लाल पर्ची बनाओ, पीली पर्ची बनाओ। उसके बाद डॉक्टर साहब आएंगे 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, कहेंगे अरे ये तो बहुत सीरियस है, लेके मेडिकल कॉलेज जाओ। 200 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज होगा। जब तक पहुंचता है तो आधे मर जाते हैं, और आधे जो हैं जब वो पहुंचते हैं तो वो बेड के लिए, वो ऑक्सीजन के लिए, वो दवा के लिए बेचारे रोज़ मरते हैं।
63 मिलियन पीपल गो बिलो पॉवर्टी लाइन एवरी ईयर। 6 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले आते हैं सिर्फ हेल्थ पे खर्चा करने के लिए। अपनी ज़मीन बेच देते हैं, अब कर्ज ले लेते हैं। 50,000 की भी सैलरी होगी ना, 50,000 की भी सैलरी पर मंथ तुम्हारी, और 30-40 साल कमाते रहोगे, एक बार घर में कोई बड़ी बीमारी आ जाएगी, अम्मी जान को कैंसर हो गया, पिताजी को कोई बड़ी बीमारी हो गई हार्ट की, लाखों रुपया ऐसे चले जाएंगे, तुम्हारी सब पूरी ज़िंदगी 30 साल की मेहनत जो है सब खत्म हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम राइट टू हेल्थ केयर की बात करें। आप सबको समझने की ज़रूरत है। बालाजी ने जब कहा कि आप आइए, तो मैंने कहा किस बात पे बोलूँगा, क्योंकि मुझे जो है लोग डॉक्टर से ज़्यादा एक्टिविस्ट समझने लगे हैं। और योगी जी से मेरी अच्छी दोस्ती है पिछले अरे हंसने की बात नहीं यार, मैं और वो गोरखपुर से ही हैं और साथ में बड़े हुए, थोड़े 2-4-10 साल का डिफरेंस होगा, लेकिन जो है अच्छी तरह जानते थे वो हम लोगों को। और उन्होंने कहा कि तू सिलेंडर ला के तू हीरो बनना चाहता है, तो देखिए आपके सामने खड़ा कर दिया है। बहरहाल, सो now what we have to do, or where are the lacunae? So first talk about the lacunae. मोदी जी की बात नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8 सालों से ऐसा होता आ रहा है। पिछले 75 सालों से चाहे कोई भी सरकार आई है, they have ignored health care system. It's because of political irrelevance. Nobody vote for health. Nobody votes. पिछले 75 सालों से हमारे देश की 1% ऑफ जो जीडीपी है वो हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्च होती है। 1%। अगल बगल के देश भी 6 से 8% करते हैं। यूएस 17% अपना हेल्थ पे खर्चा करते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस की बात है, लेकिन 17% अपना जो है पूरा बजट का वो हेल्थ पे खर्चा करते हैं। हम जो हैं पोस्ट कोविड में बढ़ा के 1.25% पे ले आए हैं। इतना बड़ा अचीवमेंट किया है। आप समझ रहे हो कितना इग्नोरेंस है। आपके होम मिनिस्ट्री का बजट जो होता है 3.5 लाख करोड़ का होता है, और आपका हेल्थ बजट जो है 64,000 करोड़ होता है। उसमें से 40,000 करोड़ जो है सैलरी में चला जाता है। मोदी जी जब कैंपेनिंग कर रहे थे 2014 में, तो घूम घूम के कहते थे कि एवरी इंडियन सिटीजन शुड हैव हेल्थ एक्सेस टू देयर नियर प्लेस, और ये वादा लेके आए थे कि हर पूरे भारतीयों को हम जो है एक सुरक्षा देंगे। और सुरक्षा वो 2017-18 में हम लोग को मिली, एक जो कहा प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के थ्रू। कहते हैं कि मरने के बाद किसी का मतलब इज़्ज़त देनी चाहिए, मैं इज़्ज़त देता भी हूँ, पर मुझे अभी भी अरुण जेटली जी की याद, मरहूम अरुण जेटली जी की बात याद है, जब उन्होंने कहा था स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, और ये योजना लेके आए थे वो। उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए 10 करोड़ पॉपुलेशन को, परिवार को, यानी कि एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देंगे। अब आपके घर में अगर कपल और 2 बच्चे और एक कोई बूढ़ा माँ बाप हैं, तो साल भर का खर्चा मिनिमम हेल्थ पे 50-60 हज़ार रुपये आ जाता है। तो आप सोचिए 50 करोड़ लोगों पे आपको कितना खर्चा होना चाहिए। 50,000 इंटू 50 करोड़, कोई मल्टीप्लाई करके बताएं। 4 लाख करोड़ चाहिए इस आयुष्मान भारत के लिए। कितना दिया? 2,000 करोड़ 2018 में, 2019 में 4,000 करोड़, 2020 में 6,000 करोड़, 2021 में 6400 करोड़। आयुष्मान भारत के बाद आपने एक वेलनेस सेंटर की बात सुनी होगी, कभी सुना है? वेलनेस सेंटर का सुना है कभी? वेलनेस सेंटर का कॉन्सेप्ट ये था कि वहाँ पे हम जो है छोटी मोटी सर्दी खांसी बुखार के अलावा हम जो है
हाइपरटेंशन, बीपी, कार्सिनोमा का भी इलाज करेंगे। मतलब कि मेजर डिजीज़ का भी हम प्राइमरी जो है डायग्नोसिस करेंगे। और हाँ, उन्होंने एक कमरा बनाया हुआ था जिसमें योगा भी किया जाएगा, ये उसका कॉन्सेप्ट था। और 1.5 लाख वेलनेस सेंटर की बात हुई थी, 1.5 लाख वेलनेस सेंटर की 2018 के बजट में ये पारित किया गया था। हम लोगों ने कुछ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम के साथ बैठ के जब बजट बनवाया तो एक 4 कमरे का, जब ज़मीन गवर्नमेंट खुद दे, एक 4 कमरे का बिल्डिंग बनाने में डॉक्टर के और मेडिसिन के और पैरामेडिकल स्टाफ का खर्चा मिला के एक गोरखपुर जैसे शहर में 3 करोड़ रुपया आ रहा था और दिल्ली में 4 करोड़ रुपया, 4 कमरे का ज़मीन सरकार दे रही है। तो 1.5 लाख से 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, इतना तो कर लोगे, ये तो टफ नहीं ना है। तो 1.5 लाख इंटू 4 इज 6 लाख करोड़ यू नीड। हाउ मच यू गेव? 6,000। क्या कहते हैं वो, ऊँट के मुंह में। तो बात करते हैं, क्यों बात करते हैं? क्योंकि आप सवाल नहीं पूछते, पूछना पड़ेगा। अगर सीरियसली, अगर रिस्पेक्ट करते हो आप, अगर को मेरी बात समझ में आ रही हो, रात के 10 बजे आप यहाँ पे खड़े हो, तो प्लीज़ कभी जाके सोचना कि 70% जनता हमारी आज भी आज़ादी के बाद जानवरों की तरह रह रही है, और उसके ज़िम्मेदार हम हैं कि हम पढ़ लिख के हम अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं, सीरियसली मस्त रहते हैं। मैं बता दूं सर, आपको तो मैं बहुत देखता हूं, उर्दू आप पढ़ाते हो, मैं बता दूं 2017 से पहले मैं मणिपाल से पढ़ा, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है, MBBS किया, MD किया, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर था, AC घर था, AC गाड़ी थी, AC हॉस्पिटल था, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का भी AC है, ये बता दूं। हाँ, ये बता दूं भाई। तो पता ही नहीं था कौन है योगी जी, कौन है मोदी जी, पता ही नहीं था कौन है अखलाक, कौन है जुनैद, कौन है रोहित विमला, क्यों मार दी गई गोली गौरी लंकेश को, कभी सोचा ही नहीं था। पेट्रोल 50 रुपये, 200 रुपये कर दो, गाड़ी भर दो भाई, कार्ड निकाला, चल दिए। इलेक्ट्रिसिटी के बिल कितना, मुझे क्या पता था, चेक काटा है, मैनेजर भरेगा। कभी सोचा ही नहीं था यार, 200 रुपये पेट्रोल कर दो, किसी डॉक्टर को फर्क नहीं पड़ेगा। पर जब अच्छा काम करने के बाद, एक अच्छी फैमिली से होने के बाद, अच्छा एजुकेशन लेने के बाद भी जब चक्की पीसनी पड़ी ना, जब रोज टॉयलेट साफ करना पड़ता था झाड़ू उठा के, जब इतनी बड़े कमरे में इससे ज़्यादा लोग रहते हैं बैरक में, 200 180, और एक टॉयलेट होता है, और आधे लोग समझते हैं कि वो ट्रेन में शिट कर रहे हैं, मतलब वाटर का यूज़ ही नहीं करते वो। तब पढ़ना स्टार्ट किया, कौन है भगत सिंह जी, कौन है अम्बेडकर जी, क्या महात्मा गांधी कहते थे। तब यह एहसास हुआ कि जब मेरे साथ ये ऐसा हो सकता है तो उनके साथ क्या होता होगा, जिनके पास ज़बान नहीं है, जिनके पास रिसोर्स नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट आ नहीं सकते 5 लाख रुपया दे के फीस, जो हाई कोर्ट 3 लाख रुपए एडवोकेट का नहीं दे सकते। मैं 4 बार सुप्रीम कोर्ट आ चुका हूँ, 10 केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ चुका हूँ, सब गाड़ी गिरवी सब गायब हो गए, पर लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ मैं। अब अभी आपने सुना होगा योगी जी ने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया, तो फिर मैं कोर्ट में जा रहा हूँ सिर्फ इसलिए। अब चाहूँ तो मैं दिल्ली में आके किसी भी हॉस्पिटल में ज्वाइन करके 2-2.5-3 लाख रुपए की सैलरी पा सकता हूँ, MD पीडियाट्रिक्स हूँ आराम से, हालांकि कोई नौकरी देगा नहीं, बदनाम हो चुका हूँ, ये अलग बात है। अब कहने को तो कह सकता हूँ ना, लेकिन इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि इंसाफ की बात है, गलत नहीं किया है। तो जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, मैंने जो बात कही आपको कि 1946 में जो बोर कमेटी बनी, उसके बाद बाबा साहब ने संविधान में भी रखा
कि हेल्थ केयर इज़ अ फंडामेंटल राइट, बट वाई इट इज़ नॉट फंडामेंटली राइट? बिकॉज all political parties, whenever they came, they never cared about it, and we also never cared about it. पहली बार कोविड-19 ने जो है वह एहसास दिलाया है आपको, वरना तो गरीब है, मरने दो। योगी जी को गुस्सा इस बात से नहीं आया था कि मैं सिलेंडर लेके आया था, गुस्सा इस बात से आया था कि हॉस्पिटल की बात बाहर में क्यों गई, पब्लिक क्यों गई? मरते थे, गरीब के बच्चे हैं, मर जाए दो, किसे फ़र्क पड़ता है? तो जो स्टॉप गैप मैनेजमेंट की बात होती है, पिछले 70-75 सालों से जो हमारे हेल्थ सिस्टम में हुआ, तीन, बस बहुत लेक्चर नहीं दूंगा, 3 बात बताऊंगा क्या डिफिशिएंसी है स्टॉप गैप मैनेजमेंट। जैसे अभी कोविड-19 आया तो हमने एक रिसोर्स क्रिएट किया, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए, मंदिर और मस्जिदों को भी यूज़ कर लिया, मैरिज हॉल को भी यूज़ कर लिया। तो ये स्टॉप गैप, कोई पेंडेमिक आया, एपिडेमिक आया, उसको हमने इस तरह से मैनेजमेंट करने की कोशिश की, कभी रियल इश्यूज पे बात नहीं करने की कोशिश की। डे टू डे स्ट्रेसर को अवॉइड किया, किस तरह से? मैनिपुलेट करके, डेटा मैनिपुलेशन। देन प्रेशर ऑन द फ्रंट लाइन वर्कर्स, जैसे डॉक्टर साहब हैं। 14 अप्रैल था ना, 14 अप्रैल 2021 को अचानक ही हम लोग बैठे थे, इन्होंने कहा कि जो है इमरजेंसी में बहुत से केस बढ़ गए, तो फ्रंट लाइन वर्कर्स पे दबाव बढ़ा देते हैं। एंड देन स्विचिंग ओवर योर प्रायोरिटीज रैपिडली, आइवरमेक्टिन खाओ, क्लोरोक्विन खाओ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाओ। मैं उत्तराखंड गया, एक छोटा सा मतलब फार्मा कंपनी थी, बता रही 1.5 करोड़ आइवरमेक्टिन हर महीने बेच ले रहे हैं, और WHO ने अक्टूबर 2020 में आइवरमेक्टिन बैन कर दिए, पर हम लोग खाए जा रहे हैं। हर डॉक्टर जो है 11 दवा लिखता था, नाम याद हो? किसी को कोरोना हुआ है कि नहीं? यहाँ पे दवा खाई है? आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, जिंक टैबलेट, विटामिन सी, मल्टीविटामिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, और स्टेरॉइड इज स्टिल ड्रग टू बी यूज्ड, पैरास्टामोल इज स्टिल टू बी ड्रग टू बी यूज्ड। उन सबको मत, जो बैन हो चुकी थी मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन दवाओं को हम लोग खाते रहे। तो ये हमारे 3 लैकुने मैंने बताया, स्टॉप गैप मैनेजमेंट, जो हम डे टू डे स्ट्रेसर एंड स्मॉल पैचअप। नाउ हम बता दें कि डॉक्टर्स कितने हमारे यहाँ पास हैं पूरे इंडिया में, पता है? 1.1 मिलियन। तो हेल्थ रिसोर्स हमारे पास नहीं है। 1.1 मिलियन डॉक्टर्स यानी 11 लाख, और कितनी पॉपुलेशन है? 140 करोड़। यानी एक डॉक्टर के ऊपर WHO कहता है कि 1000 को देख सकता है वो, इतना रेशियो होना चाहिए। और हमारे इंडिया में कितना है? 8 के करीब डॉक्टर है 10,000 के बीच में। बहुत अच्छा रेशियो है। दिल्ली में एक डॉक्टर 300 लोगों को देखता है, तो इसका स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टार्क डाइवर्जन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिसोर्सेस। आप मेट्रोस चले जाइए, आपको डॉक्टर्स यहाँ मिलेंगे। 81% ऑफ डॉक्टर्स आर वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर, 81%। 72% ऑफ डॉक्टर्स आर टेकिंग केयर ऑफ 28% ऑफ पॉपुलेशन। ये डेटा याद कर लो, 28% ऑफ पॉपुलेशन को 72% ऑफ डॉक्टर्स देखते हैं, बाकी 72% क्या करते हैं नहीं पता है। मतलब पॉपुलेशन की बात बता रहा हूँ, उनके पास हेल्थ एसेसरी नहीं है। जो ट्राइब्स हैं, जो कहते हैं अनटचेबल हैं, दे डोंट हैव। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जो बात सर ने कही कि 30,000 पे एक होना चाहिए, आपको बता दूं प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे एक डॉक्टर के ऊपर कितने लोगों की जिम्मेदारी है? 51,000 लोगों की।
यानी डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो इन रूरल एरिया इज 1:51,000 and in Delhi is 1:300. Now the second important thing is private sector. जब हमने आज़ादी पाई थी तो हमारा जो अंग्रेज़ों ने भी, उन्होंने भी जो है गवर्नमेंट कंट्रोल में रखा हुआ था। धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर ने जंप लेना स्टार्ट किया, लीप एंड बाउंड्स में वो बढ़ते गए एंड गवर्नमेंट सेक्टर जो है अनफंडेड होने की वजह से, एपैथी की वजह से पीछे होता गया। प्राइवेट सेक्टर ने, जैसे डॉक्टर भट्टी ने कहा है, दे डोंट केयर अबाउट द प्रिवेंटिव एंड कंट्रोलिंग ऑफ डिजीज, कोई केयर नहीं करते हैं। तुम मरते वक्त आओगे तब मैं तुम्हें बचा लूँगा, बीमारी तुम्हारी नहीं रोकूंगा। (2022) तक आपको पता है प्राइवेट हेल्थ सेक्टर का कितना बड़ा बजट होगा, मतलब कितना टोटल वो फैल जाएंगे? $320 बिलियन, 30 लाख करोड़, हमारे पूरे इंडिया का बजट का भी 5 गुना। ये प्राइवेट हेल्थ सेक्टर हमारी इंडिया में पूरी दुनिया का इलाज करेंगे बुला के। उनको डीलक्स रूम मिलेगा, उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, पर हमारी जो जिसके लिए हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हमने आज़ादी पाई, उसको नहीं मिलेगा, वो मर जाएगा और गंगा में लाश बहा दी जाएगी। तो आपको जागने की ज़रूरत है। जो बता रहा हूँ उसको समझिए। हमारे देश में हर दूसरा बच्चा कुपोषित है। अगर दिल्ली में मैंने एक बात कही तो कहा अरे नहीं हमारे चारों बच्चे तो हेल्दी हैं। नहीं, आप चले आइए झारखंड, चले आइए, आप चले आइए बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अगर घर में 3-4 बच्चे भी हैं सब कुपोषित हैं। तो एवरेज बता रहा हूँ आपको, एवरी सेकेंड फीमेल इज एनीमिक, एवरी सेकेंड फीमेल। थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ, अगर बोर हो जाओगे तो बता देना। हमारे टीचर एक थ्योरी पढ़ाते थे, कहते हैं माँ तो जननी होती है ना। हमारी जो देश की वुमेन है, जो रिप्रोडक्टिव एज की है, उसका एवरेज वेट 45 kg हुआ है और वो एनीमिक है। अब उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, he or she is thriving in a hostile environment because the mother is already anemic, she is already malnourished, stunted। बात समझ रहे आप? जो आपको जन्म दे रही, जो हमारे भारत को बना रही है, जो बच्चे बाहर आ रहे हैं, वो पहले ही से पेट में एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में जी रहे हैं। तो जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होता है, 2 किलो का, 2.5 किलो का। आप यूएस चले जाइए, 3.5 किलो से नीचे बच्चे को लो बर्थ वेट कहते हैं। हमारे यहाँ 2.5 किलो को नॉर्मल मानते हैं। तो जो जब बच्चा का पहले ही से छोटा सर है, छोटा हाथ है, छोटा पैर है, छोटा पहले ही से है, वो तो जिंदगी भर छोटा ही रहेगा ना। बात समझ रहे हैं? आपको बचपन से सौतेले माँ बाप ने पाला है, मारा है, पीटा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे प्रोग्रेस कर पाओगे? तो वो है। अब आप वो जो बच्ची पैदा हुई उस माँ से, वो पहले से कुपोषित है। अब वो जब बच्ची बड़ी होगी तो वो कुपोषित रहेगी। अब फिर जो जनरेशन उसके अंदर आएगा वो और कुपोषित होगा। तो इट्स अ विशियस साइकिल विच गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड आवर ओल। अभी आपने रिसेंटली 1 हफ्ता 2 हफ्ता हुआ है, एक रिसर्च पब्लिश हुआ है जिसमें इंडिया की हाइट जो है वो कम होती दिखाई गई। हाँ, यही हुआ? ओके।
सो अब आप कहेंगे हम तो अमेरिका से मुकाबला करेंगे। कैसे करेंगे जब हमारी जो माँ है, जो जननी है, वो खुद कुपोषित है। 5 लाख लोग ट्यूबरकुलोसिस से मर जाते हैं जब पूरी दुनिया में टीबी खत्म हो रहा है। 5 लाख लोग इंडिया में। इंडिया has become capital of diabetes. Every third person suffering with HIV/AIDS is living in India. Every third person. डेटा सुन के बोर हो रहे होगे। यानी ये कुछ बातें हैं जो मुझे टच करती हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं इमोशनल हो जाता हूँ बोलते बोलते, क्योंकि बहुत दुख होता है। हम लोगों ने जैसे बताया ना, कैंप किया हम लोगों ने। अभी 14 अप्रैल को जब सुनामी आई थी तो हम लोगों ने एक डॉक्टर्स ऑन रोड स्टार्ट किया था और 98 डेज हम लोग कार में रहे। मतलब हम लोगों ने यहाँ दिल्ली की वाल्मीकि कॉलोनी से स्टार्ट करके राजस्थान, फिर हरियाणा, फिर यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आसाम, फिर वापस हम लोग यूपी बिहार होते हुए आए और देखा कि कैसे लोग जी रहे हैं। सेरेब्रल पैल्सी के बारे में कभी सुना है? सेरेब्रल पैल्सी जो होती है ज़्यादातर उन बच्चों में हो जाती है जो पैदा होते वक्त उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर बच्चा पैदा हुआ और अगर वो 30 सेकेंड के अंदर नहीं रोया तो उसका दिमाग मर जाता है और वो बच्चा ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता है। ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता है। और आप गांव में चले जाइए, कितने बच्चे मिल जाएंगे और कोई इलाज नहीं है। वो अमेरिका में भी ले जाए तब भी उसका कोई इलाज नहीं है। क्यों मर गया? क्योंकि हॉस्पिटल ही नहीं था वहाँ पे जब डिलीवरी का टाइम था। कोई ट्रेन डॉक्टर ही नहीं था, कोई पीडियाट्रिशियन नहीं था। आप यूएस से मुकाबला करने की बात करते हो। यूएस में अगर एक सेरेब्रल पैल्सी का बच्चा अगर पैदा हो जाता है तो पीडियाट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट तीनों पे केस हो जाता है। हमारे यहाँ तीनों होते ही नहीं हैं। कोविड-19 ने बहुत कुछ चेंज किया। कोविड-19 की बात हम लोग बहुत करते हैं, पर आपको एक डेटा बता दूं। 2020 में जब कोविड आया, हाँ, और एक साल में उस वक्त 1.5 लाख लोग मरे थे 2020 तक को कोरोना से। आज जो है, आज पता है कितने लोग मरे हैं? डेटा कोविड-19 से किसी ने गूगल करो, जीरो बता। 400 तकरीबन 400। जो बता देगा उसके साथ मैं डिनर करूंगा और पे मैं करूंगा। बताओ, गूगल करो, बताओ कितना? 12,000 तकरीबन 400 के आसपास रोज मर रहे हैं आजकल। आज कितना डेट है? मतलब कल कितने मरे? आज सुबह 8,000 कोविड इन्फेक्टेड। डेथ की बात कर रहा हूँ, 2,700 समथिंग। गूगल कीजिए कल का, 2,700 समथिंग। वो ऐसा नहीं है कि उस दिन मरे, बिहार ने और केरल ने कुछ बैकलॉग जो है उनको डेथ को जोड़े हैं। तो मैं बता रहा था 2020 में 1.5 लाख लोग मरे कोविड-19 से एंड 10.1 मिलियन पीपल डाइड बिकॉज ऑफ नॉन कोविड डिजीज। कितने? 1 करोड़ नॉन कोविड। किसी को डायलिसिस होनी थी, नहीं हो पाई। किसी को सर्जरी होनी थी, नहीं हो पाई। किसी की डिलीवरी होनी थी, नहीं हो पाई। सारे सर्जिकल एम्स तक बंद हो गया। 1 करोड़ लोग नॉन कोविड से मर गए। तो कोविड करते रहे, नॉन कोविड 1 करोड़ लोग मर गए। तो दोनों चीज़ को हमें देखना भी ज़रूरी है। उसको कैसे देखेंगे उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। सिर्फ जो मीडिया दिखाना चाहती है हम उसको ही सिर्फ देखते हैं। थोड़ा सा डिगअप करना पड़ेगा, थोड़ा सा गड्ढा खोदना पड़ेगा, थोड़ी सी जानकारी उठानी पड़ेगी। इन्होंने कहा था कि यार बड़ी ठंड हो गई, कोट वोट पहन के, मुझे तो पसीना आ रहा है नहीं। तो मैं बात कर रहा था, अब वैक्सीन की बात कर लें तो
वैक्सीन जो है, कोरोना की वैक्सीन की बात की गई और इंडिया ने सबसे पहले कोविड की वैक्सीन फाइज़र और मोडर्ना के बाद जो है, अगर इंडिया स्टार्ट हुई यूएस के बाद, तो हमारी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन आई। हालांकि उसका ट्रायल फेज़ 3 नहीं हुआ था, फिर भी उसको स्टार्ट कर दिया गया। इट वाज अ लॉन्ग टर्म कहा जाए तो, हालांकि 50% एफिकेसियस है, लेकिन इट वाज अ टैक्टिकल मोदी जी का गुड स्टेप था। मर गए जी गए, साइड इफेक्ट तो लोगों पे हो गया। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि हमारी 5 बड़ी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, आपको पता है? कसौली का नाम सुना? कसौली हिमाचल प्रदेश में, हाँ, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम सुना है? बीसीजी गुंडई चेन्नई का नाम सुना है? 5 बड़ी बड़ी गवर्नमेंट वैक्सीन बनाने की हमारे पास इंस्टीट्यूट है। कब से? 1985 से बना रही। कितने 100 करोड़ 100 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं हर साल, कोई हल्ला नहीं हुआ। और हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, पूरी दुनिया को देते हैं, डीपीटी, पोलियो, बीसीजी। लेकिन उनसे काम क्यों नहीं कराया गया? क्यों भारत बायोटेक को प्राइवेट को दिया गया? क्यों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया गया? ये क्वेश्चन आपको पूछना है। क्यों हमारी, जो अभी भी कह रहा हूं, अभी भी जब आपको एक नया वायरस आ गया है ना, क्या है? ओमाइक्रॉन, ओ माई गॉड की तरह बोलो, इट इज ओमाइक्रॉन। No, it's just like that only. ओमाइक्रॉन। तो ओमाइक्रॉन के लिए कहा जा रहा है कि 3rd डोज यानी बूस्टर डोज की जरूरत है। बूस्टर डोज डॉक्टर लोग चुपके से ले भी ले रहे हैं, आपको ये भी बता दूं, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं। तो बूस्टर डोज की जरूरत है। हालांकि कल मुझे लगता है कल तक आ जाना चाहिए कि कम से कम 65 ईयर्स के ऊपर बूस्टर डोज इंडिया देने लगेगा। पर क्यों नहीं हम उन 5 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का यूज़ कर ले रहे हैं? और क्यों नहीं वही कोवैक्सीन जो हमारे पैसे से, आपको बना है कोवैक्सीन कैसे बनी है? आईसीएमआर के, एनआईवी के और भारत बायोटेक तीनों के साथ मिल के बनाई गई थी ये वैक्सीन। फिर भी फार्मूला साझा नहीं किया जा रहा अपने लोगों के, 5 लोगों से। और आपको बता दूं, बजट आधा कर दिया गया है, स्टाफ आधा हो गया है इन 5 संस्थाओं में। चलो वैक्सीन की बात आई है तो एक बात आप लोगों को जानकारी, आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं, वैक्सीन जो होती है प्रिवेंशन के लिए होती है और कुछ वैक्सीन ऐसी है जो 100% इफेक्टिव है। यहाँ से कितने लोगों को चिकन पॉक्स हो चुका है? बड़ी माता जो कहते हैं, कितने लोगों को हो चुका है? जिसको हो चुका है उसको कभी नहीं होगा, ये बता दूं। लेकिन जिनको नहीं हुआ है वो लोग वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि कभी ना कभी लाइफ में होगा जरूर। दुनिया में कोई बचा नहीं है जिसको ना हुआ हो। हेपेटाइटिस ये यानी पीलिया किसको किसको हो चुका है? अभी भी है। तो हेपेटाइटिस ए का टीका भी आता है, तो अगर आपने नहीं लगाया तो भगवान लगाएगा। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हेपेटाइटिस ए से बचेगा। तो हेपेटाइटिस ए का टीका लगवा लीजिए, आप सबको बता रहा हूँ। और आप जो है, जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जेएनयू में आए उसको लगवाइए। कहिए कुछ लिख लीजिए, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड और लड़कियों के लिए खासकर एचपीवी वैक्सीन का बात सुना है ना आपने? दुनिया में सिर्फ 2 ही वैक्सीन ऐसी है जो कैंसर से बचाती है, एक हेपेटाइटिस बी और एक एचपीवी वैक्सीन, जो सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी कैंसर कहते हैं, जिससे हमारे देश में 1 लाख से ज़्यादा औरतें हर साल मर जाती हैं। आपने बहुत सुना होगा, दादी नानी जो हैं उनका देहांत हो गया कि बच्चेदानी कैंसर हो गया, उसके लिए वैक्सीन आती है। पूरी दुनिया में सिवाय, मतलब आपको बता दूं, नेपाल और बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, बर्मा तक में फ्री है। मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश 3 ही देश बचे हैं जहाँ पे वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है अभी एचपीवी की, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से।
नहीं तो ये इतनी अच्छी वैक्सीन है कि मतलब आप अगर अपने बच्चे को लगाओगे, 9 साल की उम्र से लगती है और 45 ईयर्स तक, अगर आप अपने बच्चे को लगा दोगे तो जब आप नहीं रहोगे, मतलब जब वो बच्ची 65 की होगी तब वो कैंसर होता है, तब वो याद करेगी कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे क्या गिफ्ट दिया था, कि मेरी सहेली को हो गया, मेरी उनको हो गया, मुझे नहीं हुआ सर्वाइकल कैंसर। तो वैक्सीन लगाइए, और वो वैक्सीन उन लोगों के लिए जो होमोसेक्सुअल होंगे उनके लिए भी फ़ायदेमंद करती है। तो अगर लगवा सकते हैं आप लोग भी, मतलब अगर हो कोई होमोसेक्सुअल तो। दूसरा जो है टाइफाइड की वैक्सीन। टाइफाइड की वैक्सीन जो होती है वो 150 रुपये की होती है, लेकिन बहुत आपने सुना होगा कि टाइफाइड की वजह से आपके 15 दिन बेकार हो जाते हैं। उसकी भी टीका है, लगवा लीजिए, नहीं होगा टाइफाइड। तो ऐसी बहुत सी वैक्सीन आ चुकी हैं, 26 वैक्सीन है, 26। गवर्नमेंट अभी जो है इंद्रधनुष पहुंच गया है, 9-10 पहुंच चुके हैं। इंद्रधनुष में कितने कलर हैं? 7, लेकिन हम लोग 11 लगाते हैं। तो 11 वैक्सीन हम लोग लगा रहे हैं, गवर्नमेंट लगा रही है, लेकिन 26 वैक्सीन आ चुकी है जो प्राइवेट डॉक्टर लगाते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। एनीवे, सो नाउ द क्वेश्चन इज, तो नाउ ओमाइक्रॉन हैज़ कम। तो जब पहली बार डेल्टा वेव की बात हुई थी, अल्फ़ा वेव की बात हुई थी, तब भी मैंने कहा था कि इट्स अ वायरस। और हमारे मोदी जी हमेशा झूठ नहीं बोलते, कभी कभी सच भी बोलते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि वो बहरूपिया है। नहीं, मोदी जी नहीं यार, वायरस बहरूपिया है। बालाजी आप मुझे फंसवाओगे यार। पता चलेगा एक और NSA UAP यहीं लग गया। तो मोदी जी ने कहा कि वायरस जो है ये कोरोना वायरस बहरूपिया है। सही कहा है, ये वायरस है यार, म्यूटेट करता है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बारे में, इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में सुना है कभी? इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अगर लगवाते हो तो आपको हर साल लगवानी पड़ती है। अगर आपने आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, जो सर्दी खांसी होती है, जिनको बार बार सांस फूलती होगी, छींक आती होगी, इतने बहुत से लोग बैठे हैं, सुबह सुबह छींक आती होगी, या जाड़ा शुरू होता होगा तब बहुत छींक आती होगी, या खांसी आती होगी, उन लोगों के लिए मैं कहूँगा इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवाएं। बहरहाल मैं कह रहा था, जैसे इन्फ्लुएंजा हर साल अपना रूप चेंज कर देता है और कंपनी को हर साल नई वैक्सीन बनानी पड़ती है, उसी तरह से कोरोना के भी तो अभी पता नहीं कितनी वेरिएंट आएंगे। तो ओमाइक्रॉन जो है कोई नया चीज़ नहीं आ गई है, द ओनली थिंग है कि इसने जो है एस स्पाइक प्रोटीन होती है उसमें चेंजेस कर दिए हैं, जिसकी वजह से डिटेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है। ये हमारे ज़िंदगी का पार्ट हो चुका है। और अगर आप लोग मोदी जी के वो जो मंत्र हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, हाथ धुलना है ज़रूरी, और वैक्सीन का जो लगाना है, अगर इस पे अमल करेंगे तो बचे रहेंगे। ओमाइक्रॉन के बारे में बाद में बात कर लेंगे, हम लोग हेल्थ सिस्टम और पेंडेमिक की बात कर रहे हैं। तो मैं जो बात कहना चाह रहा था कि दिस वेरिएंट्स एंड दिस communicable diseases, the spurt of communicable diseases that will occur every 5 years, 2 years, 5, 10 years, that will continue to happen. But what we should do to prevent what had happened in April and May in India, so that we can cope, so that it should not be so painful, so disruptive. How to improve this health system? तो फिर जैसे मैंने आपको कहा कि 3 कमियां गिनाते वक्त मैंने बातें कही थी, तो फिर से मैं 3 ही बात कहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात करते हो तो दिमाग में याद नहीं रहती है। कहते हैं कि एक लेक्चर 45 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बाद लोग सुनना बंद कर देते हैं, और मेरा 45 मिनट से ज़्यादा हो चुका होगा। बहरहाल, इन्वेस्ट मोर, इन्वेस्ट। जैसे मैंने कहा कि इंडिया अभी भी ओनली 1% ऑफ GDP पे खर्च कर रहा है। 2025 तक का टारगेट है इनका कि 5% तक करेंगे। सीतारमन मैम जब थी उन्होंने, तब इन्होंने लेके आई थी, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है कि वो पहुंच पाएंगे हम लोग। तो इन्वेस्ट मोर कैनॉट बी बिल्ट ओवरनाइट। तो अगर ये कोई कहे कि
कि आके हम सही कर देंगे, तो ये इस पर भी भरोसा मत कीजिएगा। इट विल टेक डिकेड्स टू इम्प्रूव, डिकेड्स आई एम सेइंग, इट विल टेक 10 years, 20 years, 30 years टू इम्प्रूव, बट वी हैव टू स्टार्ट टुडे इटसेल्फ एंड नीड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल। और वो कैसे आएगी? जब आप जैसे लोग बोलोगे, जब आप बोलोगे, जब आप क्वेश्चन पूछोगे, जब आप पूछोगे कि हमारे घर के 11 लोग मर गए यार। मैं कई ऐसे गांव गया जहां पे मतलब दादा दादी नाना नानी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। उस गांव में कोई भी बचा ही नहीं है बूढ़ा 45 साल से ऊपर। ऐसे ऐसे गांव हैं। देन यू हैव टू इम्प्रूव द लेटरल विंग्स ऑल्सो। इसने कि हॉस्पिटल बना दिया, डॉक्टर ले आए, नर्सेज ले आए, दवाइयाँ ईजाद कर ली, वैक्सीन ईजाद कर लिया, इससे सिर्फ काम नहीं होगा। एमसीडी को भी काम करना पड़ेगा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, कि मच्छर ना पैदा हों, ताकि डेंगू। आपको पता है यूपी में 1000 से ज़्यादा बच्चे मर गए डेंगू से। डेंगू जो है मतलब इस ज़माने में डेंगू इस तरह से फैल के मार दे लोगों को। फिर मैंने कहा न्यूट्रिशन की बात, मिड डे मील पे हमको खर्च करना पड़ेगा। ये नहीं कि नमक रोटी खिलाया जा रहा है और पानी जो है 1 लीटर के दूध में जो है 10 लीटर पानी मिला के बच्चों को दिया जा रहा है। हमारा जब बच्चा कुपोषित होगा तो उसकी इम्यूनिटी कम होती है। जब आपकी इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनिटी समझते हैं, सोल्जर्स, भगवान ने सोल्जर्स दिए हैं हमें, सैनिक दिए हैं। पाकिस्तान से अगर कोई आएगा तुम्हारे इन्फिल्ट्रेट करने, तो हमारे सोल्जर खड़े हैं पहले ही से। अब आप पहले ही से वीक हो, आपकी इम्यूनिटी पहले ही से, तो दुश्मन इन्फिल्ट्रेट आसानी से कर जाएगा। तो न्यूट्रिशन, जो मिड डे मील इतना अच्छा प्रोग्राम है, उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। लड़कियों की जो वुमेन की मैंने आपको कहानी सुनाई कि जो विशियस साइकिल है, उसको ब्रेक करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और ये आपको करना पड़ेगा, आप सबको करना पड़ेगा कि भाई प्रेगनेंसी के बाद 6 महीने तक आयरन और कैल्शियम की टैबलेट खानी है, खानी। डिलीवरी के बाद मैं बता रहा हूँ 6 महीने तक खानी ही खानी है, सरकार फ्री में देती है। वैक्सीनेशन, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम लाना। मनरेगा इतनी अच्छी स्कीम है, उससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। उससे एक मजदूर जो है 300 रुपया उसको मिल जाता है, तो वो रोटी खाता है, और रोटी जब वो खाता है तो अपने बच्चों को भी खिलाता है, तो वो उनकी मतलब वो न्यूट्रिशन उनको मिलता है, उससे बढ़ते। तो ये लिटरल उसकी बात बता रहा हूँ मैं, कैसे इम्प्रूव करेंगे। आप बात समझ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट में क्या कहना चाह रहा हूँ। सिर्फ हेल्थ स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके हम अपना पूरा सब कुछ ख़त्म नहीं कर सकते, हमें लेटरल को भी उसको सही से स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, जिसमें मनरेगा का बहुत बड़ा रोल है। और आपको बता दूं, मनरेगा का बजट इस बार नवंबर में ही ख़त्म हो गया है, और अप्रैल तक का बजट होता है, मार्च तक का। तो सरकार उस पर भी नहीं खर्च कर रही है। मेंटल हेल्थ, जो आपने कहा स्पिरिचुअलिटी की बात की ना, तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। हम सबको पता नहीं होता है ना कि 10 बज गया, 12 बज गया, नींद क्यों नहीं आ रही यार। बिस्तर पर लेटे हुए 1 बज गया, 2 बज गया, या नींद खुल गई तो दोबारा नींद नहीं आ रही है। उसकी वजह हमें सुकून नहीं है, कुछ ना कुछ हम सोच रहे हैं, कुछ हमें टेंशन है, स्ट्रेस है। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, कभी पढ़िएगा टाइम मिले तो। मेंटल स्ट्रेस इज अ शैडो पेंडेमिक। शैडो पेंडेमिक आई कॉल्ड इट, बिकॉज इस कोविड की बात हम करते हैं पेंडेमिक, बट मेंटल हेल्थ इज अ शैडो पेंडेमिक। तो हमें जॉब की बात करनी पड़ेगी, एजुकेशन की बात करनी पड़ेगी, अवेयरनेस लाना पड़ेगा, जीएसटी ख़त्म करना पड़ेगा। आपको पता है 18% जीएसटी लगती है अगर हम कोई इक्विपमेंट इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। तो छोटे से मतलब जैसे गोरखपुर है, या फिर कोई मुजफ्फरपुर है, या कहीं पे भी छोटा जो शहर है, उसमें अगर कोई डॉक्टर अगर अपना हॉस्पिटल खोलता है, तो उसको 18 से 28% तक जीएसटी सरकार को देनी पड़ती है। तो वो नहीं खरीद पाता, फिर मेदांता और फोर्टिस के पास ही रह जाती है वो बड़ी बड़ी मशीनें। तो उस पर क्यों टैक्स? तो मुझे लगता है कि किसी भी एसेंशियल मेडिसिन की और इक्विपमेंट की जो नए हम तो डेवलप कर नहीं पाते। सीधी सच बताऊं तो हम लोग बहुत कुछ नहीं डेवलप कर पाए हैं इस इंडस्ट्री में मेडिकल की, तो हम इंपोर्ट ही करते हैं।
उस पर टैक्स ख़त्म करना होगा। टेली कंसल्टेशन की बहुत दुनिया में अब ज़रूरत हो चुकी है और कोरोना के टाइम में हम सब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया है, उसको भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। एनीवे लोग भाग रहे हैं तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ मैं ख़त्म कर रहा यार। द पैंडमिक लास्ट लाइन ये जैसे मैंने स्टार्ट किया था, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ COVID-19 आवर हेल्थ सिस्टम हैज़ कोलैप्स्ड, COVID-19 हैज़ जस्ट एक्सपोज आवर ऑलरेडी कोलैप्स्ड हेल्थ सिस्टम। तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ उस एक लाइन से ही कि दिस पैंडमिक इज़ नॉट गोइंग टू ओवर until everyone is get this benefit with the vaccine, or it's not over with everyone. Thank you all. Kindly like, share and subscribe our YouTube channel.